अच्छा बेटे, इट्स द फोर्थ लेक्चर ऑफ योर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। पहली तीन एजेस हम लोग कवर कर चुके हैं, विच इज़ एंग्लो सेक्सॉन, एंग्लो नॉर्मन एंड एज ऑफ चॉसर। और एज ऑफ चॉसर के बाद आपकी ड्रैब एज भी, यानी कि 490 से 1500 तक के लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं। आज जिस एज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट्स रेनाइसा। अब रेनाइसा कोई एक छोटी एज नहीं है। रेनाइसा खुद अपने अंदर बहुत सारी और जो है वो छोटी छोटी एजेस लेके इंग्लैंड में नमूदार हुआ। इंग्लैंड में तो इसकी रूट्स बहुत बाद में आई, इसका ज़हूर सबसे पहले इटली में हुआ। रेनाइसा पहले समझ लेते हैं कि बाय वर्ड क्या है। रेनाइसा इज रीबर्थ एंड रिवाइवल ऑफ लर्निंग। आपकी कौन सी लर्निंग? ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, ठीक है। अब ये रिवाइवल एंड रीबर्थ क्या था, इसको आपने री राइटिंग या इमिटेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। रिवाइवल एंड रीबर्थ का मतलब था कि आप किसी चीज़ से इंस्पायर होके उस चीज़ की थीम और टेक्निक अपने वर्क्स में यूज़ करना शुरू कर दें। आप ये काम करें कि आपका टेक्स्ट ओरिजिनल हो, मगर उसमें आप जैसे किसी राइटर से इंस्पायर हुए हैं, आपने उसका नॉवल पढ़ा है, आप उससे बड़े इंस्पायर हैं कि उसने ये थीम बड़ी अच्छी तरीके से डिपिक्ट की है। फिर आपने खुद से अपनी एक स्टोरी लिखी, आपने उसमें वो टेक्निक यूज़ की। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कह देती हूँ कि आपने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसी राइटर की पढ़ी। अब आपको बड़ा मज़ा आया उसे पढ़ के, आपको लगा कि ये तो मैं भी अपने काम में कर सकता हूँ। आपने अपने नॉवल में भी वही टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है, और बताया कि मैं फ़लाँ राइटर से इंस्पायर्ड हूँ। इसे कहते हैं रिवाइव करना, रीबॉर्न करना एक पूरे कॉन्सेप्ट को। आपको जो रेनाइसा में टाइम पीरियड नज़र आता है ना, वो टेंटेटिवली होता है 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक का। ये सारा टाइम पीरियड रेनाइसा का है। मतलब हमने ये देखा कि 1400 से 1500 तक अगर हमारे पास एज ऑफ लर्निंग है, तो फ्रॉम 1500 टू टिल 1660, 1660, या फिर आप ये कह सकते हो किसी जगह पे भी लिखा है कि 1550 से 1660 तक का टाइम पीरियड हमारा रेनाइसा का समझा जाता है। अब रेनाइसा को ना 4 और एजेस में डिवाइड किया गया है। एलिजाबेथन एज, जो कि शुरू होती है 1558 से 1603 तक। जैकोबियन एज फ्रॉम 1603 टू 1625। कैरोलिन एज फ्रॉम 1625 टू 1649 एंड कॉमनवेल्थ फ्रॉम 1649 टू 1660। हम इन एजेस को अलग अलग भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि आपका रेनाइसा में और 4 एजेस आती हैं। और अगर हम जनरल पढ़ें ना, जनरल डिवीजन में देखें, तो रेनाइसा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अर्ली रेनाइसा, हाई रेनाइसा एंड लेट रेनाइसा, ठीक है। मतलब स्टार्ट का, पीक का रेनाइसा एंड देन लेट रेनाइसा, यानी कि एंडिंग का रेनाइसा। अब रेनाइसा कब स्टार्ट हुआ? जब आपके जो स्कॉलर्स थे, आपके ग्रीक स्कॉलर्स थे, जो आपके ऐसे स्कॉलर जिनके पास नॉलेज थी ग्रीक, रोमन, लैटिन लिटरेचर की, जब तुर्कों के हाथों आपका कुस्तुनतुनिया जिसे कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल किया, उनके पास चला गया 1453 में, तब इन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए और ये लोग उस जगह से मूव किए। और जब ये मूव किए, माइग्रेट किए, तो अपना लिटरेचर भी वहाँ से लेके निकले। ये आके यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे आके सेटल डाउन हो गए। मतलब ये समझें कि वो अपनी जगह से निकले और एक नई कंट्री में आके सेटल डाउन हो गए, और अपने साथ जो लिटरेचर लाए थे, इसका मतलब है वो अपने साथ एक पूरी नई ट्रेडिशन लेके आए थे। उस ट्रेडिशन के ज़ेरे असर जो एक नया दौर शुरू हुआ, उसे हम रेनेसां का नाम देते हैं। ऑथेंटिकली फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 ही रेनेसां का स्टार्ट समझा जाता है, ठीक है। रेनेसां में जो एक हमें बड़ी मूवमेंट नज़र आती है, दैट्स ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का टाइम पीरियड 1400 से 1600 तक का कहा जाता है। ह्यूमनिज्म क्या था? ह्यूमनिज्म एक ऐसा ट्रेंड था जिसमें थेरिस्ट ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि ह्यूमन बीइंग इज़ एवरीथिंग। इंसानी दिमाग हर चीज़ है। हर तरह का इंसान एग्जिस्ट करता है। हमें हर इंसान को एक्सेप्ट करना है बाय इग्नोरिंग हिज और हर फॉल्ट्स, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी के सारे फॉल्ट्स, बुरी आदतें, हर चीज़ इग्नोर करके हमने इंसान से मोहब्बत करनी है, दोस्ती करनी है, ठीक है। कि इंसान दोस्त सोसाइटी को ह्यूमनिस्ट सोसाइटी कहते हैं। एक तो बच्चे वो ह्यूमनिज्म है ना जो आपने थेरी में पढ़ा है, लिटरेरी थेरी में, लिबरल ह्यूमनिज्म, ठीक है। एक ह्यूमनिज्म थ्योरी आपको रेनाइसा में शुरू होती नज़र आती है। और ये जो ह्यूमनिस्ट थ्योरी थी ना, ये कहती थी कि इंसान इंसान का दोस्त है, इंसानी दिमाग हर चीज़ है, फोकस ऑफ होल क्रिएशन जो है वो इंसान है, तो फिर आप इंसान के खिलाफ नहीं जाएंगे। इससे पहले ह्यूमन बीइंग एज सब्जेक्ट मैटर इस्तेमाल नहीं किया गया था, मगर हमें रेनाइसा में ह्यूमनिस्ट यानी कि ह्यूमनिज्म में एक पूरी मूवमेंट में हमें क्या नज़र आता है? कंप्लीट फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग नज़र आता है।
वैसे तो ये टर्म जो थी वो सिसरो आपका एक थेरिस्ट है, उसने इस पे बात की थी, या इस पे आप ये कि इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। मगर ये 1400 से 1600 तक हमें फिर एक इंसान दोस्त सोसाइटी भी नज़र आती है। अब ये याद रखें, जिस टर्म के एंड पे इज़्म आएगा ना, वो एक पूरी फ़िलॉसफ़ी होगी, ठीक है? जैसे लिबरल ह्यूमनिज़्म, मगर ये वाला सिर्फ ह्यूमनिज़्म है, तो कंफ्यूज नहीं करना दोनों कॉन्सेप्ट को। लिबरल ह्यूमनिज़्म इज़ अनदर थिंग एंड ह्यूमनिज़्म इज़ अनदर थिंग। लिबरल ह्यूमन इज़ द वन who started back in the time, and humanism is the one who started in 1400 and was there till 1600, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा भाई, अब हम लोग ज़रा चलते हैं इटली में, कि जहाँ से रेनाइसा शुरू हुआ है। रेनाइसा का स्टार्ट और बर्थ इटली में हुई है, और इसके प्रीडिसेसर्स में से, या ये कह लें फाउंडर्स में से, हमें डेंटे नज़र आता है। डेंटे की डिवाइन कॉमेडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेंटे की डिवाइन कॉमेडी, उसके बाद हमें पेट्रार्क नज़र आता है और बोकाक्यो नज़र आता है। इन तीनों ने नए आइडियाज़ को सपोर्ट किया था, रेनाइसा को सपोर्ट किया था, ह्यूमनिज़्म को सपोर्ट किया था। तो रिनाइसा जो है, इसे हम इटालियन रिनाइसा भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसके सीड्स जो हैं वो स्टार्ट हुए इटली से, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैवल करता हुआ फ्रांस में पहुंचा है, और फ्रांस में जिस बंदे ने इसे अडॉप्ट किया, प्रोपगेट किया, आगे पहुंचाया, वो मॉन्टेन था। मॉन्टेन वाज द फाउंडर ऑफ रिनाइसा इन फ्रांस, ठीक है। जैसे हमारे पास इटली में डेंटे था ना, पेट्रार्क था, बोकाक्यो था, उसी तरीके से फ्रांस में हमें मॉन्टेन नज़र आया, जिसने ना सिर्फ रेनाइसा बल्कि ह्यूमनिज्म को भी सपोर्ट किया। ये बात याद रखिए, जिस कंट्री में रेनाइसा गया वहाँ पे ह्यूमनिज्म भी गया, क्योंकि ह्यूमनिज्म रेनाइसा की ही मूवमेंट थी, और इन दोनों ने, मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना ज़रूरी था, ठीक है। अच्छा, फ्रांस में मॉन्टेन की प्रोपगेशन के बाद जो थर्ड डेवलपमेंट हमें नज़र आई, वो थी जर्मनी में। जर्मनी में हमारे पास रेफर्मेशन नज़र आया। रेफर्मेशन क्या था, अब ये समझ लें। किंग मार्टिन लूथर एक ऐसा आदमी था जिसने लोगों की आंखें खोली अबाउट देयर क्रिश्चियनिटी एंड रिलीजन। अच्छा, आप ये बात देखें कि जब से मज़हब आया है, क्रिश्चियनिटी आई है सेंट ऑगस्टिन से, तब से कैथोलिसिज्म ही था, कैथलिक्स थे ये सारे, ठीक है। कोई प्रोटेस्टेंट नहीं था। करना किसे कहते हैं? रिबेल करना, ठीक है। और ये सारे रिबेलियस ही थे जिन्हें प्रोटेस्टेंट्स का नाम दिया गया था। मगर ये सारे इन सब का जन्म कब हुआ है? रेफॉर्मेशन में। रेफॉर्मेशन का लफ्ज़ी मतलब देखना, इसका मतलब है ना रिफॉर्म लाना, रिफॉर्म कर देना, चेंज कर देना। रेफॉर्मेशन का पीरियड हमें नज़र आता है फ्रॉम 1470 टिल 1600। 1470 से 1600 तक रेफॉर्मेशन का पीरियड रहा। रेफॉर्मेशन का फाउंडर किंग मार्टिन लूथर था। उसने क्या किया, उसने एक पम्फलेट छपवाया और उसे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये क्रिश्चियनिटी या कैथोलिसिज्म हमें किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। चर्चेज़ में जो चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, एक्चुअल में बाइबल में वो चीज़ नहीं है। ये अपने से सारा कुछ बता रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। लूथर ने पूरी पॉप अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था, बिल्कुल खुला। अब जब इसने इसको चैलेंज किया, तो वहाँ पे एक पॉप था जिसका नाम है ल्यू एक्स। ल्यू एक्स पॉप ने इसकी तमाम जो प्रिंटिंग थी वो जला दी। उसने कहा कि ये भाई बागी हो गया है, जैसे हम कहते हैं ना, गुस्ताख हो गया है, और इसको मार दिया जाए। वो सारी मूवमेंट उसके खिलाफ शुरू होगी। पर हुआ इससे ये कि कुछ लोगों को अकल लाजमी आई। फिर हमारे मुआशरे में दो ग्रुप सामने आए, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथलिक्स। कैथलिक वो सारे थे जो ये सारी सच्चाई जानने के बावजूद अपने मज़हब के साथ स्टिक थे कि ठीक है, हमारा मज़हब हर तरीके से ठीक है। प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो कि समझ चुके थे कि जो हमें मज़हब सिखाया जा रहा है वो रियलिटी में नहीं है, और वो आप ये कहते हैं कि बगावत पे उतर आए, प्रोटेस्ट करने पे उतर आए। तो सारे प्रोटेस्टेंट्स जो है ना, उन्हें हम लुथेरियन भी कहते हैं। लुथेरियन मतलब लूथर, किंग मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स लुथेरियंस, ठीक है। अब ये हुआ कि आपकी रेफॉर्मेशन से, रेफॉर्मेशन ने लोगों को लिबरेट करा दिया था फ्रॉम द चेन्स ऑफ इम्पोज्ड रिलीजन, ठीक है। ये जो इम्पोज मज़हब था उसकी चेन से आज़ाद करवाने के लिए हमें मार्टिन लूथर की ज़रूरत पड़ी, और मार्टिन लूथर ने इस चीज़ को बड़ा ओपनली प्रोपोगेट किया। अब एक बात देखते जाइएगा, पहले था रिनाइसा, रिवाइवल रीबर्थ ऑफ ग्रीक लिटरेचर, ठीक है, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। उसके साथ ही ह्यूमनिज्म, ये दोनों साथ साथ थे। ये दोनों ट्रैवल किए इटली, इटली से फ्रांस, फ्रांस से जर्मनी। जर्मनी में आके इन्होंने अपने एक साथ एक तीसरा साथी मिला लिया, दैट इज़ प्रोटेस्टेंटिज्म।
ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि रेफॉर्मेशन। अब ये जा रहा है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे एंड पे रेनेसां पहुंचा था, मगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इंग्लैंड में ही नज़र आया, क्योंकि जब तक रेनेसां वहाँ तक पहुंचा वो एक मेच्योर फॉर्म में था और अपने साथ बहुत सारे आइडियाज़ लेके आया था। एक आइडिया उनमें से ये था कि इंसान दोस्त सोसाइटी बनाओ, ह्यूमनिस्ट बनो। दूसरा आइडिया ये था कि आपका मज़हब जो आपको सिखाया जा रहा है वैसा वैसा है नहीं, आपने कैथोलिक नहीं रहना, आपने प्रोटेस्टेंट होना है, ठीक है। तीसरा आइडिया उसका अपना इट्सेल्फ था, जो ये जो ग्रीक स्कॉलर थे इनकी राइटिंग को रिवाइव करने का। अब इंग्लैंड में रेनेसां हमारे पास पहुंचा है कैसे, कि इंग्लैंड में से कुछ स्टूडेंट्स जैसे यहाँ यहाँ से जाते हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए गए, और वहाँ के स्टूडेंट ग्रीक में गए थे, ठीक है, डायरेक्टली उस एरिया में ग्रीक में पढ़ने के लिए गए, और वहाँ से जब वापस आए इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड वापस आए कि उन्होंने ग्रीक लिटरेचर को अपने कंट्री में प्रोपगेट करना शुरू कर दिया। जो इनकी जो प्रोपगेशन थी उसी से यहाँ पे रेनेसां का स्टार्ट नज़र आया, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स नज़र आए जिस पे हम लोग ज़रा बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा उस पे हो जाए। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की थी कि वाइक्लिफ एंग्लो नॉर्मन एज में जिसने लुलार्ड मूवमेंट स्टार्ट की थी, लुलार्ड मूवमेंट का जो हेड था उसने क्या बात की थी? उसने यही कहा था ना कि आपके चर्चेस करप्ट हैं, आपका पोप और क्लर्जी करप्ट है, आप लोगों को अपने खिलाफ, अपने एक चर्च के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जो आग, जो चिंगारी तब वाइक्लिफ ने इंग्लैंड में रखी थी, जब रेफॉर्मेशन यहाँ पहुंची, तो वो चिंगारी एक पूरी आग में तब्दील हो गई कि हाँ हाँ, ये पहले भी बात हो चुकी है। मतलब मैदान सेट कर दिया था, पूरा स्टेज सेट कर दिया था वाइक्लिफ ने क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने के लिए या कैथोलिसिज्म को ख़त्म करने के लिए। मार्टिन लूथर की रेफॉर्मेशन सिर्फ आके ना, एक आप ये कहो कि जो है वो स्टोव ऑन था, सिर्फ उसने आके माचिस जलाई है और आग भड़क गई। और इंग्लैंड में हमें फिर बाकायदा तौर पे प्रोटेस्टेंटिज्म नज़र आया। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट सामने आए, और ये रूल हेनरी एट का था, ये बात याद रखिएगा। हेनरी एट के रूल में फिर ये हुआ कि इंग्लैंड में एक जो मज़हब सामने आया वो फिर एंग्लिकैनिज्म था, समझ आई। फिर वो कैथोलिसिज्म नहीं था। प्रोटेस्टेंटिज्म के आने से पहले यहाँ पे कैथोलिसिज्म था, मगर प्रोटेस्टेंटिज्म आने के बाद यहाँ पे एंग्लिकैनिज्म एक मज़हब जो है वो के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद थी, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, ठीक है, और इनके कुछ सेकुलर आइडियाज़ भी थे, ठीक हो गया। जो सबसे ज़्यादा एरिया इफ़ेक्ट हुआ ना रेनेसां से, रेफॉर्मेशन से, वो स्कॉटलैंड था। स्कॉटलैंड में इस चीज़ का बड़ा इफ़ेक्ट नज़र आया, और स्कॉटलैंड ने अपने अंदर बहुत सारी फिर रेवोल्यूशंस को भी जन्म दिया, उनको ख़त्म करने की कोशिश भी की। तो एक सिविल वार का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, नॉट प्रॉपर, मगर इन डेप्थ ऐसा सब चल रहा था, ठीक है। अब रेनेसां में जो मेजर वर्क्स प्रोड्यूस किए गए, आगे जाके तो चलो आएँगे आएँगे, फ़िलहाल जो रिवाइवल ऑफ लर्निंग में प्रोड्यूस किए गए, उनमें आपको एरास्मस नज़र आता है। एरास्मस ने प्रेज़ ऑफ फुली लिखा है। प्रेज़ ऑफ फुली क्या था? प्रेज़ ऑफ फुली लैटिन में लिखा गया था, जो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात होती नज़र आती है, मगर जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि इट्स लाइक अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, कि अब जो हमारी लर्निंग है वो रिवाइव हो गई है, ठीक है। हम लोग अब डार्क एजेस से निकल आए हैं, हम लोग अब एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो दैट वाज अ प्रेज ऑफ फुली वाज एक्चुअली अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री रिटन बाय एरास्मस इन 1511। दूसरा वर्क जो यहाँ पे नज़र आता है वो आता है थॉमस मोर का यूटोपिया। अब थॉमस मोर का यूटोपिया जो है वो पब्लिश हुआ है 1516 में, 1516 में। ये पूरी सोसाइटी पे क्रिटिसिज्म था, जैसे आपका कैंटरबरी टेल है। और पर इसमें एक बात याद रखिएगा, आपकी ना फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई है 1798 में जाके, उसका एक स्लोगन था, ठीक है। वो स्लोगन था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। उनकी जो पूरी रेवोल्यूशन रिवोल्ट आया था ना, जो उनकी जंग आज़ादी कह सकते हो, और जो बड़ा बड़ा फेमस रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके उसके आने के बाद बड़ा कुछ हुआ है, हिटलर आया है, ये है वो है। वो जिस स्लोगन से शुरू हुई थी ना, वो स्लोगन था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। वो स्लोगन थॉमस मोर ने अपने यूटोपिया में 1516 में लिखा था, और वो स्लोगन यहीं से लिया गया था, ये बात याद रखनी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन थॉमस मोर के यूटोपिया से लिया गया था, ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क इसमें नजर आता है वो है मेलरी का, ठीक है। मॉर्टर डी ऑथर। मॉर्टर डी ऑथर जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्थेरियन रोमांसेस थे। ऑर्थर कौन था? ऑर्थर एक्चुअली आपका सेल्टिक ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाला वॉरियर था, और बड़ा सेलिब्रेटेड था। इसने ना होली ग्रेल की पूरी स्टोरी
इस पे बेस करती है। होली ग्रेल अब क्या थी ये मैं बताती हूँ। आपकी जो सर थॉमस मैलोरी जो था ना, उसने ये लिखा है, मार्टर डी ऑथर। लिखा तो उसने 1470 में था, यानी कि आपकी ड्रैब एज में था, मगर तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद फिर इसे रेनेसां एज में पब्लिश किया गया। अब आ जाते हैं होली ग्रेल की क्या स्टोरी है। बच्चे, होली ग्रेल वो कप नॉर्मली जिसमें जीसस ने अपना आखिरी खाना खाया था, मतलब आखिरी खाने में वो इस्तेमाल किया था। वो होली ग्रेल ढूंढने के लिए इतने लोग पागल थे कि उन्हें लगता था कि अगर वो उन्हें वो मिल गया तो उनका एक तरह से गॉड से यूनियन हो जाएगा या उन्हें बड़ी पावर्स मिल जाएंगी। उस पर इतनी कहानियाँ लिखी गई हैं कि एक बार ऐसी कहानी भी लिखी गई कि नाइट्स या वॉरियर जो होली ग्रेल ढूंढने गए, उन्होंने चर्चिज़ में जाके नन्स को रेप किया, क्योंकि वो बड़ा वो अपने पावर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सेम वैसे ही किंग आर्थर ने अपने बड़े सारे एडवेंचर्स किए होली ग्रेल को ढूंढने के लिए। आपको ना होली ग्रेल का जिक्र मिलेगा टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड में भी। उसके एंड पे जब यहाँ पे वो कहता है ना कि अ, कि अब कहीं भी साया नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है, और हम लोग जो हैं वो अभी भी सर्च में हैं, ढूँढ रहे हैं कुछ, पर ये समझ नहीं आ रहा वो नाइट्स क्या ढूँढ रहे थे, ठीक है? वो एक्चुअली होली ग्रेल ढूँढ रहे थे। आपको इंग्लिश लिटरेचर में कुछ जगहों पे एक चीज़ बड़ी यूनिवर्सल नज़र आएगी, वो है इनकी इन डेप्थ ट्रेडिशंस। हर राइटर ने वो ट्रेडिशन, क्रिश्चियन ट्रेडिशन पोर्ट्रे की है, और कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जैसे क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट या फिर रीबर्थ ऑफ क्राइस्ट या सेकंड कमिंग, वो बार-बार लिटरेचर में रिपीट हुई हैं, तो बेहतर है कि एक ही बार उसे समझ लिया जाए। तो आपकी जो होली ग्रेल की स्टोरी है ना, ये आपके सर थॉमस मैलोरी ने मॉर्टर डी ऑथर में लिखी है, और उसमें किंग आर्थर, आपका जो वॉरियर है ना आर्थर, सेल्टिक जो ट्रेडिशन से बिलोंग करता था, वो होली ग्रेल की सर्च में निकला हुआ है। उसे मिलती है नहीं मिलती वो बात की बात है, पर दैट वाज अ सर्च ऑफ होली ग्रेल, और ये 1470 में यानी कि आपकी ड्रैबेज में लिखी गई, मगर पब्लिश इसे किया गया आफ्टर विलियम कैक्सटन इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, और 1476 में, और उसके बाद फिर ये रेनेसां एज में जाके पब्लिश हुआ है मॉर्टर डी ऑथर। अच्छा भाई, अब रेनेसां में इस चीज़ के अलावा भी ना आपका डॉक्टर एहसन फारूकी एक चीज़ डिस्कस करता है, दैट इज़ अबाउट दोज फॉरगॉटन पोइट्स, ठीक है? आपके वो पोइट भूले बसरे जो कि हमें नहीं पता, पर उन लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और वो रेनेसां की एज में बिल्कुल उसके स्टार्ट में और ड्रैब एज के एंड में हमें नजर आते हैं। आपने शायद उनके नाम भी कभी नहीं सुने होंगे, दैट्स सर थॉमस वेट, हेनरी हॉवर्ड, थॉमस सेक्वायल एंड सर विलियम गैस्कॉइन। ठीक है, ये 4 पोएट हैं, इन चारों ने पोएट्री की डेवलपमेंट में बड़ा रोल अदा किया। अब सर थॉमस वेट कौन था? सर थॉमस वेट और हेनरी हॉवर्ड, इनका नाम जब भी लिया जाएगा एक साथ लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों छोटी उम्र में इनकी वफ़ात हो गई, एक ही अर्ल के घर में काम करते थे, मतलब उसकी उसकी कोर्ट में काम करते थे, और इन दोनों ने पोएट्री पे काम किया है। जो सर थॉमस वेट है ना, इसने सबसे पहले तो सिलेबल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है? उसके बाद इसने सोनेट पे बड़ा काम किया। जो सोनेट का स्टाइल इसने डेवलप किया ना, खुद तो इनकी कोई नोटेबल वर्क नहीं होगा, ये बात याद रखिए। इन्होंने सिर्फ उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है, मगर ये लोग उस चीज़ में कुछ लिखने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से इनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ। लेटर ऑन जो शेक्सपियर ने सोनेट का स्ट्रक्चर उठाया ना, वो एक्चुअली इंट्रोड्यूस करवाया गया था सर थॉमस वेट का, ठीक है? तो इसका नाम आपने हमेशा सोनेट के लिहाज से याद करना है, सोनेट इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। ये इन्फ्लुएंस था पेट्रार्क से, ठीक है? पेट्रार्क आपका इटालियन थेरिस्ट है, और इटली से ही आपकी सोनेट का कॉन्सेप्ट निकला है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पेट्रार्क का रिलेट करता है, जो सोनेट का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है पेट्रार्क से। पेट्रार्क से सोनेट से इन्फ्लुएंस होके इंग्लैंड में सर थॉमस वेट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बाद में शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया, ठीक है? दूसरा पोएट यहाँ पे हमें हेनरी हॉवर्ड नज़र आता है। हेनरी हॉवर्ड भी यंग एज में इसकी डेथ हो गई, ये भी इटली से इन्फ्लुएंस था, ठीक है? और पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस था, दोनों जो थे वो पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस थे। इसने ना अपनी बुक में एक स्ट्रेंज तरह की मीटर यूज़ की। मीटर किसे कहते हैं? लाइन को, एक पोएट्री की एक लाइन को मीटर कहते हैं, ठीक है? इसने अपनी बुक्स में एक स्ट्रेंज तरह की मीटर यूज़ की, जिसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। इसने वर्जिल को ट्रांसलेट किया है, उस ट्रांसलेशन में इसने ब्लैंक वर्स इस्तेमाल किया, और इंग्लैंड की हिस्ट्री में पहली बार ब्लैंक वर्स सर हेनरी हॉवर्ड ने इस्तेमाल किए, ठीक है? ये भी याद रखना है कि वो कौन सा बंदा था जिसने ब्लैंक वर्स सबसे पहले इस्तेमाल किया।
फिर भई आपका आता है थॉमस स्क्वाइल। थॉमस स्क्वाइल वो पहला बंदा था भई जिसने जो जिसे समझा जाता है कि ये चौसर और एडमंड स्पेंसर के दरमियान एक लिंक है, एक ब्रिज है। देखो, एक एज है पोएट्री की बड़ी चौसर से रिलेट करती है। जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एक चीज़। अब एक एज वो आई जिसमें हमने एडमंड स्पेंसर को ऑब्जर्व किया, जिसे हम पोएट्स पोएट कहते हैं, ठीक है? एक बड़ा राइटर, फेरी क्वी का जिसने प्रोड्यूस की। इन दोनों के दरमियान जो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है ना बंदा, वो है थॉमस एक्वाइल। थॉमस एक्वाइल की खुद इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्सेप्ट हिज फेमस वर्क इंडक्शन, मगर ये है कि इसने इन दोनों एजेस को लिंक किया, एक ब्रिज बना दिया, ठीक है? उसके बाद द लास्ट वन इज सर विलियम गैस्कॉइन। सर विलियम गैस्कॉइन को समझा जाता है कि ये पहला बंदा था जिसने एक प्रॉपर सटायरिक पोएम, जो सटायर वाली पोएम होती है ना, प्रॉपर सटायरिक पोएम जो है वो इसने लिखी। इसका जो स्टील ग्लास था, स्टील ग्लास पोएम का नाम है, वो बहुत फेमस था। तो ये 4 पोएट आपके लिए याद रखने ज़रूरी है एडमंड स्पेंसर पढ़ने से पहले, मतलब स्पेंसेरियन एज की तरफ जाने से पहले ये चारों पोएट का आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटे, पोएट्री की डेवलपमेंट की बात, कल मैंने ड्रामा की डेवलपमेंट की बात की थी। जहाँ तक मैंने कल बात की थी ना, मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटीज़ तक, ठीक है? वहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, गिल्ड्स तक बात हुई थी। अब ना वहाँ पे एक और तरह का ड्रामा डेवलप कर रहा था मोरालिटीज़ के बाद, वो था इंटरलूड्स, ठीक है? इंटरलूड्स क्या थी? इंटरलूड और मोरालिटी में एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, बड़ी एक बारीक सा पर्दा है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की थीम सेम है, दोनों के आइडियाज़ सेम है, दोनों में कैरेक्टर सेम है। बाज़ औक़ात इंटरलूड को मोरालिटी से ही मिक्स किया जाता है, मगर इंटरलूड में एक चीज़ ये थी कि इसमें फ़नी और कॉमिक एलिमेंट ज़्यादा थे, ठीक है? जॉन हेवुड वो बंदा था जिसने इंटरलूड्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ठीक? और इसकी इंटरलूड्स में सबसे फेमस द 4 पीस है। द 4 जैसे वो 7 सीज़ होते हैं ना, वैसे ये द 4 पीस हैं, ठीक है? और एलिज़ाबेथन एज में मूव करने से पहले, जो कि एज ऑफ ड्रामा थी, 1550 तक, 1550 तक हमारे पास इंटरलूड तक की डेवलपमेंट है ड्रामा की, समझ आई? मतलब 1550 तक हम लोग इंटरलूड पे पहुंचे हुए थे, फ्रॉम रिलीजियस to miracle and mystery plays, and then moralities, and after moralities there was the concept of movable theater. After movable theater there was guilds who performed their plays, एंड एट द एंड देयर वाज इंटरलूड्स। और इंटरलूड के बाद अब हम लोग एंटर हो जाएंगे एलिजाबेथन एज में, प्रॉपर एज ऑफ ड्रामा में, जिसमें आपको मार्लो और शेक्सपियर नज़र आएंगे। फिर उन्होंने कैसे ड्रामा को आगे लेके मतलब वो गए, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, वो एक अलग चीज़ है वो भी पार्ट रिनाइसा के। पर मैं चाहती हूँ कि आपको एलिजाबेथन एज अलग से पढ़ाई जाए, ठीक है? मतलब उसकी सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अलग से डिस्कस करें। तो एक जो आपका स्टार्ट ऑफ रिनाइसा है वो हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एलिजाबेथन एज शेयर की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के और बहुत सारी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।